हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखो, कुछ भी चीज़ पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि उसके बारे में जानना आवश्यक है, उसके समझने के लिए कि उसके अंदर है क्या क्या। जैसे कि अपने को जयपुर घूमने जाना है तो अपने को दोस्तों से फ़ोन करके अपन पता लगाते हैं वहाँ क्या क्या चीज़ है, फिर अपने इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वहाँ वहाँ जाते हैं। फिर उसी प्रकार फिजिक्स के अंदर क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसी के टॉपिक्स का पता चल जाए तो फिजिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड वन इज मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फिफ्थ अल्टरनेटिंग करंट and sixth है optics, seventh photoelectric effect and vector waves, eighth है atomic and nuclear physics, ninth है electronics and tenth last topic है electromagnetic waves, communication and contemporary physics। ये इतने टॉपिक सभी के सभी अपने को क्लियर करेंगे। क्लास 12 का आरबीएस एंड सीबीएसई सभी यही सिलेबस है। अब अपने को पढ़ना क्या है ये पता चल गया। अब इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसका अपन आज इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके यूज क्या है, वो सब अपना आज सीखेंगे। तो फर्स्ट वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मीनिंग क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट बता देता हूं। ये दो शब्दों से लिखने पड़ा है, टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रो, जो कि इलेक्ट्रम शब्द, जो कि ग्रीक वर्ड है, जहां से इलेक्ट्रो है, जिसका मीनिंग होता है चार्जेज। सेकंड वर्ड है स्टैटिक्स, जिसका मीनिंग है स्टेशनरी, जिसका मीनिंग होता है एट रेस्ट, ऐसे बोल सकते हैं अपन इसको। तो इसका अर्थ क्या हो गया, चार्जेज एट रेस्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। यू अंडरस्टूड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन एग्जाम में भी यही बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। इसका वेटेज जो है वो 7 मार्क्स का है, ठीक है, जिसके अंदर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और 2 + 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जिसमें ये होगा अपना पार्ट न्यूमेरिकल और बाकी अपने को पढ़ना है। तो इसी तरह से अपने को पेपर का पैटर्न के अनुसार इसकी स्टडी करनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन अगर अपने को लिखनी है तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो क्या क्या डील करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, डील्स विद द electrostatic deals with the study of forces, fields and potential arising from static charge। क्या है कि एक चार्ज कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। उस कंडीशन के अंदर चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्या क्या करेगा, फोर्सेस होगा उसके कारण, फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी सारी की सारी किसके कारण है, स्टैटिक चार्ज के कारण। वो सब अपन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दूसरा इसका अपोजिट वर्ड है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डील्स विद द स्टडी मूविंग चार्जेस पार्टिकल्स। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, चार्ज जो है रेस्ट कंडीशन में नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज कभी भी रेस्ट कंडीशन में नहीं होता है। उसकी वेलोसिटी जो है वो v = 0 कर देते हैं चार्ज की।
जिसके कारण चार्ज क्या हो जाएगा, रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में आते हैं अपन उस रेस्ट कंडीशन में मान लेते हैं, जिसके कारण अपने फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह सब की स्टडी कर सकते हैं। ये था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग। इसके यूजेज क्या है, इसके यूजेज, फोटो इलेक्ट्रिक मशीन देखी हुई है सबकी। फोटो इलेक्ट्रिक मशीन जो फोटो कॉपी करते हैं, अपनी जो मशीन है, प्रिंटर जो होता है अपना, उसमें सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के अंदर इसका यूज होता है, एक्सेट्रा, जेरोक्स कॉपी वगैरह सब चीजें इसी के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूज जो है बहुत ही कंपल्सरी इंपॉर्टेंट जगह है। अपन अब इसके अंदर वर्ड आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक है। सेकंड, चार्ज बताने से पहले जो अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के अंदर फर्स्ट 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं? 4। फर्स्ट चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेकंड वन इज गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फोर्थ वन इज कैपेसिटर। तो कुछ टीचर जो कैपेसिटर को इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर नहीं मानते, लेकिन कुछ टीचर मानते हैं। तो चारों के चारों इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर काउंट किए जाते हैं। और इन चारों, ये अपना फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये 4 चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। तो अपन फर्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले के इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड वन, एक बात और बता दो, इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही एक पार्ट है। चार्ज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी है, ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जिसके अंदर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है। अब चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मूविंग कंडीशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ जनरेट करेगा, और अगर एक्सेलरेटेड है तो चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां से अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट चैप्टर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर क्या आता है? इसकी फर्स्ट वन इज इसकी डेफिनेशन। चार्ज को किससे नोट करते हैं? क्यू से, स्मॉल क्यू से किसको नोट करते हैं? चार्ज को। जिसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज डिफिशियंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या तो कमी होगी इलेक्ट्रॉन की या अधिकता होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जिस जो अपन प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसकी अगर डेफिनेशन आपको दोबारा बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू which it produce electric and magnetic effect and experience them। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और उनका अनुभव करेगा, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस due to which it produce electric and magnetic effect or experience them, ठीक है। सेकंड वन आते हैं इसके टाइप्स ऑफ चार्ज।
types of charges. According to Charles Duffy, there are two types of charge. First one is Vitelius और second one is Regenius. जब चार्ज को विलियम गिलबर्ट से पहले किसी बताया था चार्ल्स डुफे ने, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डुफे, उन्होंने उसको नाम दे दिया था विट्रियस एंड रेजिनियस, जो कि एक ग्लास स्लैब और एक रेजिन सब्सटेंस, उन दोनों को आपस में रब कराया तो पता चला कि एक पर चार्ज का एक्सेस है, एक पर डिफिशिएंसी है, जो एक्सेस है उसको विट्रियस का, डिफिशिएंसी है उसको विट्रियस का, एक्सेस उसको रेजिनियस का। तो विट्रियस और रेजिनियस। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, तो चार्ज को डिस्कवर किसने किया? आपको ये पता चल गया इसके अंदर चार्ज दो टाइप्स का, डिस्कवर किसने किया? चार्ज डिस्कवर्ड बाय मिलेटस थेल्स ऑफ मिलेटस। मिलेटस का थेल्स नामक साइंटिस्ट था जिसने चार्ज को बताया। फिर उसके बाद विलियम गिलबर्ट आया, उसने चार्ज नाम दिया कि ये चार्ज है। और फिर उसके बाद आया बेंजामिन फ्रैंकलिन, अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों दिए, इसका भी एग्जांपल लेके अपन इसको समझेंगे। अपने पास कोई भी एक नेचर के अंदर है जो है, कोई भी एटम कैलकुलेट करते हैं, कोई भी एटम मान लेते हैं, जैसे कि मैं मान लिया एक सोडियम, जो कि पृथ्वी के अंदर क्या मिलता है, न्यूट्रल होता है, जो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना नंबर पाता है, 11। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11। प्रोटॉन कितने होते हैं, 11। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, 12। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 6 4 10 और 1 11, 3s1, इस प्रकार से। तो पहला जो ऑर्बिट है उसके अंदर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड जो ऑर्बिट है उसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इनका एनर्जी लेवल डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद 3s1 है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग। तो अपन इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हो। अब मान लो अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नहीं पता है, प्रोटॉन पर भी चार्ज नहीं पता है कि कौन सा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो मान लिया लेट इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मान लिया Q1 और प्रोटॉन पर चार्ज मान लिया Q2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 Q1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। तो दोनों का न्यूट्रल है तो इनका सम क्या होना चाहिए, 0। तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या है, 0। Q1 ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस ऑफ Q। तो यहाँ से पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो नेचर है वो एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, जिसका साइन एक का पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन पर अपन ने नेगेटिव मान लिया और प्रोटॉन पर अपन ने पॉजिटिव मान लिया। ये अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यही था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसको पॉजिटिव करना है तो अपन मान लो जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या हो, जहां से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10। प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। और अपने पास इक्वल में क्या बचेगा, 1 प्रोटॉन बचेगा। तो प्रोटॉन का जो नेचर है आपने कैसा ले रखा है, पॉजिटिव। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर
बाहर निकालना है, निकालेंगे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, Na+। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12, प्रोटॉन अपने 11। अब प्रोटॉन बाहर तो निकल सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन के साथ बंधे हुए हैं, इनको इजीली अपन बाहर नहीं कर सकते हैं। आउट जो ऑर्बिट्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जो रब करने से बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन के द्वारा अपन इनको बाहर निकाल सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर इनका सम किया तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो गई, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, नेगेटिव, तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इस प्रकार Na-। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो करना है, तो पॉजिटिव डेफिनेशन अपन क्या लिख देंगे, द डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव, एंड नेगेटिव डेफिनेशन लिखनी है तो इसका अपोजिट, द एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। यू अंडरस्टूड, यस और नो, समझ गए ना, यही चीज है। तो इसी प्रकार अपन चार्ज की प्रॉपर्टीज है, चार्ज की यूनिट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सेकंड थिंग, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव करना तो मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अपने को पता चलता है चार्ज का जो स्मॉलेस्ट, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो भी अपने को पता है, 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, 1.67 × 10⁻27 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी अपने को पता है, न्यूट्रॉन भी पता 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवी होता है, थोड़ा नेग्लिजिबल है, डिफरेंस होता है, इसमें 674। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग मास अपने पास है। अगर किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बाहर तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, इतना मास तो कम से कम जाएगा ना, तो सम मास भी क्या होगा, कम होगा, मास के ऊपर इफेक्ट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो उसका मास डिक्रीज होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो उसका मास इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर जैसे कि क्वेश्चन दे दूंगा आपको कि उनको, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पर ये लिखा हुआ A++ A-, तो अपने को बनाना है, इनको मास के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मास के असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखना है, इनको राइट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मास। तो मास सबसे पहले मास किसका कम होता है वो लिखेंगे, तो सबसे कम किसमें आएगा, एक ट्रिपल+, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए। उसके बाद कौन आएगा, इससे अधिक किसका होगा, A++, इसके बाद A+, इसके बाद A-, A-, और A-। तो इस प्रकार अपन इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। ये था अपना चार्ज, चार्ज की यूनिट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वो अपन अगले क्लास में